Hello student, this is Geeta Prajapati. Welcome to SST classes. Today we are going to discuss about the new chapter जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ये आपका यहाँ पर आज नया लेसन है जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी उसने जनता के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव डाला और उन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों और जमींदार, आदिवासी तथा सिपाहियों पर सब पर किस तरह से बुरे असर पड़े। आपने इससे पहले जो लेसन देखा था उसमें आपने अच्छी तरह से पढ़ा था कि किस तरह से जो जनता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और जब लोग किसी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर वह बगावत पर उतर आते हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम है जब जनता बगावत करती है, कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ किस तरह से खेला, उन्हें ठेस पहुंचाई, और जो लोग हैं उन्होंने उसका किस तरह से विरोध किया। तो इस लेसन में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नवाबों की छीनती सत्ता, कि नवाबों के हाथ से किस तरह से सत्ता छीन ली गई। तो 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके पर एक एक करके उनसे छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्हें भी वो भी क्या चाहते थे कि जो उनका दत्तक पुत्र नाना साहब हैं, नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। और इसी तरह से उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह चाहते थे कि मृत्यु के बाद भी वह पेंशन उन्हें मिलती रहे। और अपनी श्रेष्ठता व सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, यानी कि जो जनता के हित के लिए थे तो कंपनी क्या कर देती थी, उनको ठुकरा देती थी। तो इससे क्या थी, जो बगावत थी वह फैलती जा रही थी जनता के बीच में। इसी तरह से अवध की सियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी, और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इस तरह से जो कंपनी ने मुगल शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, जो मुगलों का साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ है उसको हम किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके से हटा देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं। और कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से जो मुगलों का नाम था वह भी हटा दिया गया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा, यानी कि जब तक ये है बहादुर शाह जफर तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं पर भी बसा दिया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु, जो बहादुर शाह जफर हैं वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई भी वंशज बादशाह नहीं बन पाएगा। जैसे पहले यह होता था, जैसे बहादुर शाह जफर हैं तो उसके बाद उनके पुत्र को बादशाह बना दिया जाता था, राजा बना दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के शासक थे, कंपनी ने इस तरह की योजनाओं को मना कर दिया कि इनकी मृत्यु के बाद किसी को भी बादशाह नहीं बनाया जाएगा, केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी।
अब यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने इस तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर दी तो बगावत होनी तो निश्चय ही थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किसान और जो सिपाही हैं उनके बीच में किस तरह से विद्रोह हुआ। गांव और किसानों में, गांव के जो किसान थे उनमें जो जमींदार थे वो भारी भरकम लगान और कर वसूलने में सख्त तौर तरीके अपनाने लगे और जो किसान लोग थे उन्हें बहुत परेशान करने लगे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्जा जो लेते थे उसे नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुराने ज़मीनें हाथ में, उनके जो पुरानी पीढ़ियों की ज़मीन थी उनके हाथ से निकलती जा रही थी और कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष की वजह बनती जा रही थी। वे अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई ऐसे नए नियम थे कि धार्मिक भावनाओं और अवस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे और इसी तरह से जो बहुत सारे लोग थे वह क्या करते थे, जो सिपाही थे उन लोगों को समुद्र पार करना भेजना चाहते थे, लेकिन समुद्र यात्रा करना वह नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनके धर्म के और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने उनको इनकार कर दिया क्योंकि उनका जो वो था, धर्म था, उसमें अगर वो समुद्र के रास्ते से जाते थे तो उनका मानना था कि जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, तो वह समुद्र के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था और 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना भी पड़ सकता है। तो इससे क्या थे, जो वहाँ के सिपाही थे उनकी हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे और जो सिपाही थे वो बहुत परेशान रहने लगे क्योंकि वे किसान भी थे। वे अपने परिवारों को छोड़कर वहाँ पर आए थे। अब किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया। अब यहाँ पर इन्होंने सोचा कि कुछ सुधार किए जाएं। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सती प्रथा को रोकने का कार्य किया और जो विधवाओं की बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति थी तो उन्होंने सोचा कि जो विधवा पुनर्विवाह को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और कानून बनाए। यह इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर उन्होंने प्रोत्साहन दिया और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी स्कूल खोलने का कार्य किया और वहाँ पर ज़मीन व संपत्ति जुटाने का कार्य शुरू कर दिया और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून के अनुसार अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो वह पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहेगा और बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने सुधार की प्रक्रिया अपनाई। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जनता की नज़र में। तो ये 84 नियमों की सूची है। इसे स्टूडेंट्स आप खुद से देखेंगे, आप इसे एक बार खुद से घर में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह किस तरह से जन विद्रोह बन गया, देखते हैं इसको। यद्यपि जो शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो होती रहती है। राजा और प्रजा के बीच में जो छोटे छोटे मतभेद हैं वह होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो संघर्ष है इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है और बहुत सारे जो लोग हैं वह मानने लगे कि उनका सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोगों को संगठित होना बहुत ज़रूरी था। उनके लिए उन्होंने कुछ संचार के साधन अपनाए, पहल कदमी और आत्मविश्वास का परिचय दिया।
और इस तरह से भारत के उत्तरी भागों में सन 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसे किए थे। तो इससे उन्हें क्या है, एक विद्रोह का सामना करना पड़ा। और मई सन 1857 में शुरू हुई इस बगावत में भारत ने कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया और मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक आप देखते हैं कि किस तरह से विद्रोह मेरठ से दिल्ली तक पहुंचा। तो 29 मार्च सन 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो इसी तरह से जो यहाँ पर थे कुछ सिपाहियों ने क्या किया, यहाँ पर जो कुछ सिपाही थे उन्हें नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। यानी कि यहाँ पर क्या था, कुछ सिपाहियों को कहा गया कि आप कारतूस के साथ फौजी अभ्यास शुरू कीजिए, लेकिन जो सिपाही थे उन्होंने जो कारतूस थे उन्हें हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि जो कारतूस थे वो मुंह से खोले जाते थे और कारतूस के ऊपर जो चर्बी लगी हुई थी वह गाय व सूअर की होती थी। तो जो हिंदू लोग हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं, अब वो उसे मुंह से नहीं खोल सकते थे। ठीक उसी तरह से जो सूअर हैं वह मुसलमानों के लिए पवित्र हैं। तो इस तरह से उन्होंने वह कारतूस खोलने से मना कर दिया और इस तरह से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई और 9 मई सन 1857 की यह बात है। तो यहाँ पर भी बगावत शुरू हुई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसी तरह से मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही है और उन्होंने जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के लोग थे उन्होंने सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा हो उठे थे। तो यहाँ पर क्या थे, जो सिपाही थे वो चाहते थे कि जो अंग्रेजों का शासन है वह यहाँ से ख़त्म हो जाए, लेकिन सवाल यह था कि अगर यह शासन ख़त्म हो जाए तो देश की बागडोर किसके हाथ में आएगी, कौन चलाएगा देश को। तो सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुग़ल बादशाह जो सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, उसको देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो इस तरह से उन्होंने मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे ही अंधेरे दिल्ली पहुंच गए और जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत शुरू कर दी और यह भी अंग्रेज अफसर, यहाँ पर भी अंग्रेज जो अफसर थे वह मारे गए। और इस तरह से जो थे देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया, इमारतों में आग लगा दी और बादशाह और अंग्रेज़ों के बीच में तथा जनता के बीच में हाथ दो करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन काफ़ी वहाँ पर सिपाही अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। अब बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी कि उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफ़र एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए और इस तरह से जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, तो इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत बड़ी मिली, उम्मीद जगी और आत्मविश्वास भी मिला। अब क्या थी, जो बगावत थी वो बहुत ही ज़्यादा फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था।
लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू ही हो गया। यहाँ पर जो रेजिडेंट सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े और उनकी देखा देखी जो कस्बे थे, गांव थे, उन लोगों ने भी बगावत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी बगावत की। उन्होंने सेना इकट्ठा की, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए हैं और नवाब वाली वाजिद शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। और इस तरह से जो बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र, राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। और इस तरह से यहाँ पर काफ़ी इन्होंने विद्रोह किया। और इसके बाद इस दौरान बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नेता थे वह सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। अब कंपनी का पलटवार। अब तक तो जनता बगावत करती रही, अब कंपनी ने भी इसका जवाब दिया, उसका पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। यानी कि अगर ग्रामीण लोग, सैनिक लोग विद्रोह कर सकते हैं तो कंपनी भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। और सितंबर सन 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। और इसी जेल में सन 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, जो कि मुगलों के अंतिम बादशाह थे। इस तरह से जो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाना का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है, यानी कि दिल्ली पर तो अंग्रेज़ों ने कब्जा जमा लिया था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। और इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हुई, उन्हें भी मार दिया गया। और दुर्भाग्यवश जो रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, ऐसा ही हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा पाया और वह शहीद हो गई। और इस तरह से जो तात्या तोपे थे वह भारत के जंगलों में रहते थे। आदिवासी और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे
और इस तरह से जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिलता था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। और अंग्रेज़ों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया, क्योंकि अब क्या था, अब जो अंग्रेज़ थे उन्हें मालूम हो गया था कि हमारी जो जनता है बगावत कर रही है, तो उन्होंने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भूस्वामियों के लिए इनाम ऐलान कर दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। और इस तरह से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की, वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार रहेंगे। अब विद्रोह के कुछ साल बाद हुए, अब ब्रिटिश को लगा कि ये जो जनता है बहुत बगावत पे उतरी हुई है, तो अंग्रेज़ों ने कुछ अहम बदलाव किए। अपने शासन को चलाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई कि इस तरह के विद्रोह ना हो, सत्ता हमारे हाथ से ना जाए, तो उसके लिए कुछ निम्नलिखित बदलाव किए। सबसे पहले बदलाव उन्होंने नंबर 1 पर किया। ब्रिटिश संसद सन 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार से उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित किया गया और फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। नंबर 2, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी जाएगी, और लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। नंबर 3, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अरब, गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नंबर 4, मुसलमानों की ज़मीन पर संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया, यानी कि मुसलमानों को वह ऐसा सोचते थे कि जो ये विद्रोह हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ। नंबर 5, अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। नंबर 6, भूस्वामियों और जमींदार की रक्षा तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो इस तरह से जो कंपनी ने क्या किया, विद्रोह के बाद उन्हें थोड़ी लगा कि जनता बगावत कर रही है, तो कुछ अहम फैसले लिए। तो इस प्रकार से 1857 के बाद अब यहाँ पर एक नया चरण शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जब किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा ही अत्याचार किया जाता है तो वह किस तरह से विद्रोह करती है। तो ये हमारे 1857 की क्रांति के बारे में था और उसके बाद का हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।